Hello dear student, my name is Anil Mongre and today you are watching the chapter Force and Laws of Motions MCQ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा MCQ के बारे में। कुछ MCQ मैंने इसके लिए हैं जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये MCQ आपको समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिछले वीडियोस जो मैंने बनाए हैं आप उसको देखिए प्लेलिस्ट में जाके, और समझने के बाद आप MCQ को देखिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लास 9 का ये चैप्टर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है जब एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ में एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया, इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग। इसका स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सेकंड, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। थर्ड, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। ये अर्थ से हमेशा दूर होते जाता है। लास्ट ऑप्शन डी, ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। एक फोर्स हमेशा इस पर वर्क करता है। तो अगर यहां पर मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करूं, स्ट्रेट पाथ में एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या है? जिसमें वेलोसिटी चेंज होता है, उसको कौन सा मोशन बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेटेड जो मोशन होता है उसमें वेलोसिटी क्या होता है? समय के साथ चेंज हो जाता है। तो वेलोसिटी चेंज होता है, तो वेलोसिटी का बेसिक चीज जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, स्पीड होता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? एक तरीके से स्पीड होता है। यहाँ पर देखिए स्पीड क्या होता है? चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है? स्पीड तो होता ही है। फर्स्ट ये ऑप्शन भी तो सही है, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। सेकंड भी सही है, वेलोसिटी भी चेंज होता है। थर्ड, ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। ये हमेशा अर्थ से दूर होते जाता है। अर्थ से दूर होते जाता है क्या? कि अर्थ में भी हो सकता है ये। डी, ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। डी ऑप्शन है, एक फोर्स हमेशा इस पे लग रहा है। तो जो ऑप्शन सही नहीं है वो है सी वाला, क्योंकि इसमें दिया है कि वो अर्थ से हमेशा दूर होते जाता है। तो ये कोई मैटर नहीं है कि अर्थ से दूर होते जाता है, वो अर्थ में भी रहेगा और स्ट्रेट पाथ में वो एक्सेलरेटेड मोशन कर सकता है। तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। और यहाँ पर राइट क्या क्या है? इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग। एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड हमेशा चेंज होता है, वेलोसिटी भी क्या होता है? चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और डी ऑप्शन जो है, फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, और फोर्स भी इस पर लगता है। ऑप्शन सी टिक कर लेंगे आप, यही करेक्ट आंसर नहीं है। उसके बाद देखते हैं सेकंड, द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल ओनली। क्या हमेशा इक्वल होते हैं? बी ऑप्शन, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। वो इक्वल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स। उसके बाद ऑलवेज इक्वल बट इन सेम डायरेक्शन। वो इक्वल भी होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं। डी, ऑलवेज अनइक्वल एंड अपोजिट। वो इक्वल नहीं होते और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर होगा, जब मैंने आपको बताया कि रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स वो क्या होते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। डायरेक्शन उनका क्या होता है? अपोजिट होता है। ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो वही ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर लगाएगा फोर्स मेरे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट मेरे इधर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर और सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर कितना लगाएगा? 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। राइट वाला बी, ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं, ए ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। सेम बॉडी में वर्क करते हैं क्या? बी ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। डिफरेंट बॉडीज में वर्क करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सी हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। डी, एक्ट ऑन अदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, और वो एक दूसरे बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं और एक दूसरे के नॉर्मल में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी वाला, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर में उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स, बट अपोजिट डायरेक्शन में वो सेकंड ऑब्जेक्ट भी लगाता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर में। ठीक है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। तो ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि डिफरेंट बॉडीज में फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो 3 का बी। उसके बाद फोर्थ, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस 8 क्या दिया है यहाँ पर? ऑन डिफरेंट बॉडीज ऑलवेज, ऑन सेम बॉडी ऑलवेज, ऑन सेम बॉडी समटाइम्स, ऑन डिफरेंट बॉडीज समटाइम्स। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो होते हैं एक्ट करते हैं डिफरेंट बॉडीज में ऑलवेज। ठीक है, हमेशा डिफरेंट बॉडीज में, हमेशा, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। पहला बॉडी मैं बन गया, दूसरा बॉडी ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने मतलब फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो वो सेकंड बॉडी मतलब वो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, और हमारा फोर्स क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये कौन से बॉडीज में लगते हैं? सेम बॉडी में तो लगेंगे नहीं, सम बॉडी में भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऑन डिफरेंट बॉडीज समटाइम्स, समटाइम्स बोल दिया, समटाइम्स नहीं भैया, ऑलवेज। तो फर्स्ट ऑप्शन 4 का ए, ऑन डिफरेंट बॉडीज ऑलवेज। फिफ्थ वाला, ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hands backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to, तो यहाँ पर देखिए गोलकीपर अपने हैंड्स को जब गोल में शॉट किया जाता है तो उस समय जो गोलकीपर रहता है वो अपने हैंड्स को बॉल पकड़ने के बाद क्या करता है? पीछे की ओर ले जाता है। दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल। गोलकीपर क्या बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ऐसे करके हैंड्स को मूव करता है बैकवर्ड जब बॉल को कैच करता है। तो रॉन्ग आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। सेकेंड, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड्स। रिड्यूस करता है फोर्स को जो बॉल एक्सर्ट करता है हैंड्स के ऊपर में। सी, इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर इंक्रीज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। या डी, डिक्रीज करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ऑप्शन डी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, तो वो उस पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसका होगा। जितना कम फोर्स लग रहा है उतना कम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे उसने हैंड्स को पीछे की ओर किया तो उस समय उसने क्या कर दिया? कैचिंग का टाइम को इंक्रीज कर दिया। कैचिंग का टाइम को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ऐसा करने से टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा तो उसको बॉल जो है वो हाथ में क्या होगा? कम फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या करता है? ऑब्जेक्ट को टू इंक्रीज इट्स स्पीड। सेकेंड, टू डिक्रीज इट्स स्पीड। क्या ये किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करता है, कम करता है? सी, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। क्या वो इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज जो होता है उसको रेजिस्ट करता है? डी, डिसेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है? वो डिसेलरेट हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इनर्शिया क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंज होता है उसको रेजिस्ट करता है। इफ ऑब्जेक्ट इज
एट रेस्ट इट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी इनर्शिया। एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? इनर्शिया के बारे में बताता है कि ऑब्जेक्ट का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो अपने जो चेंज होता है उस ऑब्जेक्ट में उसका रेजिस्ट करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन होगा 6 का सी। उसके बाद देखते हैं 7, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिड्यूस्ड फ्रॉम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो फॉर्मूला हमने निकाला था, m1v1 प्लस m2v2 m1u1 प्लस m2u2। तो ये जो फॉर्मूला जो था ये कहाँ से डिड्यूस हुआ? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, या नन ऑफ द अबव? एग्जैक्टली न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। हमने जब इसको डिराइव किया था तो न्यूटन का थर्ड लॉ का हेल्प से इसको डिड्यूस किया। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। द फंक्शन ऑफ मड गार्ड इज बेस्ड ऑन। तो मड गार्ड जो है साइकिल या बाइक में जो मड गार्ड लगा रहता है उसका जो फंक्शन है वो किसके पर वर्क करता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर देखिए जब जैसे व्हील घूमता है, ठीक है, तो उस पर जो पार्टिकल रहते हैं, व्हील में जो पार्टिकल लगे होते हैं वो पार्टिकल कैसे होते हैं? मतलब मडी पार्टिकल होते हैं। देखिए मैं आपको बना देता हूँ। ये जैसे एक व्हील है, ठीक है, ये बना दिया मैंने, मान लीजिए ये व्हील है, तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स रहते हैं और ये रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में। तो आपने देखा है कि सर्कुलर डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद जब उसको छोड़ देते हैं तो वो टेंजेंट के डायरेक्शन में चला जाता है। कौन से डायरेक्शन में? टेंजेंट के। टेंजेंट क्या होता है? एक पॉइंट से जब कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी सर्कल के एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट, उस पॉइंट का। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? मड है, और ये कौन सी डायरेक्ट कैसे घूम रहा है? ये व्हील ऐसा। तो ये मड किधर जाएगा बताइए आप? यस, इधर जाएगा। क्लियर है? टेंजेंट के डायरेक्शन में। ये मड किधर जाएगा? ऐसा घूम रहे हैं व्हील, यस, ये डायरेक्शन इधर जाएगा टेंजेंट के डायरेक्शन में। ये मड किधर जाएगा बताइए? यस, ये इधर जाएगा टेंजेंट के डायरेक्शन में। समझ आया? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसका जो डायरेक्शन होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर वो ऐसा जाता है तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये मड गार्ड लगा हुआ है, इसको कवर किया है, और ये मड गार्ड क्या करेगा? ये मड को रोक देगा। और देखना आपने गाड़ी में मड गार्ड कितना गंदा होता है, ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि वो सारे मड को क्या करता है? स्टॉप कर देता है, रोक देता है, और ये मड जो रहते हैं वो टेंजेंटियल डायरेक्शन में जाते हैं। 9th, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज कैंसल ईच अदर, नेवर कैंसल समटाइम्स, कैन नॉट स्टे। जो फोर्सेस होते हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो क्या कैंसिल करते हैं एक दूसरे को? कैंसिल करने के लिए एक सिचुएशन होना चाहिए, क्या? कि बॉडी सेम होना चाहिए। जैसे टग ऑफ वॉर है, फोर्स लग रहा है दो, एक टीम फोर्स लगा रहा है, दूसरा टीम फोर्स लगा रहा है। किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है टग ऑफ वॉर में? यस, रोप के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। रोप क्या है? सिंगल है कि डबल है? सिंगल है। एक रोप के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, और वो रोप के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कैंसल हो सकता है, क्योंकि दो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं एक बॉडी के ऊपर में, और आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब टग ऑफ वॉर में एक टीम इधर से
पुल कर रही है, दूसरी टीम उधर से पुल कर रही है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्स सेम रहेगा, मान लो 50 न्यूटन का फोर्स उधर से लगा है, 50 न्यूटन का इधर से लगा है, तो रोप मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 50 और 50 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब साइन चेंज, एक तरफ से प्लस साइन हो जाएगा, एक तरफ से माइनस, प्लस -50 -50 0। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन होता है, इसके बारे में आप बाद में क्लास में पढ़ेंगे। तो मतलब समझ आया आपको कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं मगर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, तो वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं जब सेम बॉडी के ऊपर लग रहा है। मगर यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बॉडी डिफरेंट है, एक बॉडी नहीं है, डिफरेंट बॉडी है, दो बॉडी है। एक तो पहला बॉडी ने फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में, और दूसरा बॉडी जो है वो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया। फर्स्ट बॉडी है सेकंड बॉडी में फोर्स लगाया, और सेकंड बॉडी है फर्स्ट बॉडी में फोर्स लगाया, और दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट रहता है मगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मगर वो डिफरेंट बॉडीज में वर्क कर रहे हैं, इसीलिए उनका फोर्स आपस में कैंसिल नहीं होता, नेवर कैंसल। 9 का बी। उसके बाद 10th वाला देखते हैं। A passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. It means that motion of the train is, ये लोग बैट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, तो टॉस करते हैं कॉइन को, हेड या टेल। ठीक है, क्रिकेट में भी देखा होगा हेड या टेल आता, तो वैसे ही टॉस करते हैं कॉइन को। और कहाँ पर टॉस किया जाना है? ट्रेन में, और वो बिहाइंड गिर जाता है, पीछे गिर जाता है। मैंने ऐसे टॉस किया तो वो जाके मेरे पीछे गिर गया कॉइन, जब मैं कहाँ पर बैठा हूँ? ट्रेन में। इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज, इसका मतलब मोशन क्या होगा ट्रेन का? फर्स्ट एक्सेलरेटेड होगा, दूसरा यूनिफॉर्म होगा, तीसरा रिटार्टेड होगा, चौथा अलोंग सर्कुलर ट्रैक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑब्वियसली यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, यूनिफॉर्म होगा तो वो उसी के हाथ में गिरेगा। सेकेंड रिटार्टेड होगा, बहुत ही धीरे हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन मतलब क्या होता है? रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड क्या हो रहा है उसका? चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्पीड मतलब वो बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। रिटार्टेड मोशन क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो जिस समय में उसने कॉइन को उछाला तो उतने ही टाइम में वेलोसिटी बढ़ गया ट्रेन का, तो ट्रेन क्या हो जाएगा? आगे निकल जाएगा। ओके, तो ट्रेन उसी समय में आगे निकल जाएगा क्योंकि उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कॉइन कहाँ पर गिरेगा? पीछे की ओर गिरेगा। कॉइन हवा में है, इट इज इन द एयर, बट एज सुन एज द कॉइन कम्स डाउनवर्ड्स द ट्रेन गोज फास्ट। इसका मतलब ट्रेन आगे चला जाता है और कॉइन पीछे गिर जाता है। तो कहाँ पर गिरेगा? उसके बैकवर्ड। तो ऑप्शन ए इज राइट, एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं 11। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड ऑन ए फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल टेबल। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया है 2 kg का, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्लाइड कर रहा है एक फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल टेबल में। मतलब ऐसा टेबल है जिसमें फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास कितना है? 2 kg, और वेलोसिटी कितना? 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग द सेम वेलोसिटीज। ऐसा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर में जिससे ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से जाए? मतलब उसका वेलोसिटी सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही होना चाहिए, 3.5 नहीं होना चाहिए, या 4.5 नहीं होना चाहिए, या कुछ नहीं होना चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। तो क्या होगा इसका? अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाता है, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। मतलब यहाँ पर मोशन में है तो मोशन में उसको सेम स्पीड में रखने के लिए, वेलोसिटी में रखने के लिए
हमको वहां पर 0 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 11 का बी। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास। फर्स्ट वाला ऑप्शन है मास, सेकंड वाला एनर्जी, थर्ड वाला मोमेंटम, डी वाला वेलोसिटी। बहुत इजी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट किस में वर्क करता है, कौन सा प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर देखिए कैसे, मैंने आपको अपने वीडियोस में भी पिछले समझाया है बहुत अच्छे से, और यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ। रॉकेट के अंदर में जो केमिकल होता है, केमिकल कंबशन होता है, तो वो हॉट गैसेस के फॉर्म में उसके फाइन नोजल से निकलते हैं। ठीक है, फाइन नोजल से गैसेस निकलते हैं, वो स्पीड से जाते हैं, बहुत ही स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो गैसेस का कुछ मास होता है, वेलोसिटी भी है, मतलब मास और वेलोसिटी के साथ निकल रहा है, मतलब कौन सा क्वांटिटी है, मोमेंटम। तो उतना ही मोमेंटम वो इम्पार्ट करेगा रॉकेट के ऊपर में, और रॉकेट भी क्या होगा, बहुत ही हाई स्पीड से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में वो चला जाता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर में रॉकेट का प्रिंसिपल वर्क करता है। क्लियर है। 12 का आंसर क्या होगा, 12 का सी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके बाद देखिए 13, ए वाटर टैंकर फील्ड अप टू 2/3 of its height is moving with a uniform speed. On sudden application of the brake, the water in the tank would, एक वाटर टैंकर जो है 2/3 वो उसका हाइट तक का फील्ड है वाटर से। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से वाटर टैंकर जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, एक अचानक ब्रेक आता है वहाँ पर, और ब्रेक आने के बाद में जो वाटर रहता है वो टैंक में, वो क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, अनअफेक्टेड होगा, मतलब वाटर हिलेगा डुलेगा नहीं, और राइज अपवर्ड ऊपर की ओर होगा। क्लियर बात है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट मोशन में है, मगर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि टैंकर मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही ब्रेक लगा जाता है टैंकर के ऊपर में, तो टैंकर क्या होगा, रुक जाएगा। बट जो वाटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। क्यों, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 14, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इन लीनियर मोशन इज मेजर्ड बाय इट्स मास, मोमेंटम, वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। मास इज द क्वांटिटी ऑफ इनर्शिया। तो जितना ज़्यादा इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा उसका मास रहेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप एक ट्रेन है आपके पास में, रेलवे ट्रैक में एक खड़ा रहता है एक ट्रेन मान लीजिए, और एक बाइसिकल है। आप बाइसिकल को एक जगह से दूसरी जगह पार्क कर सकते हैं बहुत आसानी से। इंस्टीड ऑफ ट्रेन, क्या आप ट्रेन को पार्क कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इनर्शिया मतलब वो ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से डिस्प्लेस होना नहीं चाहता, वो ऑब्जेक्ट जहाँ है वहीं रहना चाहेगा। तो ट्रेन का इनर्शिया मतलब उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। बाइसिकल का कंपेयर करते हैं ट्रेन से तो मास कम है, इसलिए उसका इनर्शिया कम है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए तो 14 का ऑप्शन कौन सा होगा, ए, मास। What mass of a body can attain an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर ए फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। तो एक बॉडी का मास कितना होगा, ठीक है, जब वो अटेन करता है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उस पर फोर्स लगाया जाता है 250 न्यूटन का फोर्स। तो देखिए इसको आप बनाएंगे कैसे, ये फॉर्मूला से बनेगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर आपको दो चीज़ दिया गया है, पहला दिया है एक्सेलरेशन बॉडी का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा दिया है बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है 250 न्यूटन का। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, मास। तो हमको क्या पता, वी नो दैट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमको मास निकालना है, मास इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो मास फोर्स कितना दिया हमको, 250 न्यूटन का, 250 न्यूटन दिया। एक्सेलरेशन क्या दिया आपको, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा, इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0। तो यहाँ पर देखिए m इक्वल टू क्या होगा, मास का यूनिट क्या है, kg, 50 kg। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर 15 का C। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।